हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हम बात कर रहे थे विभिन्न भावचित्रों डिविजनल चार्ट्स की और हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे नवांश नवांशा चार्ट यानी D9 चार्ट पर। और हमने बहुत सारे वीडियो किए हैं नवांशा को आपकी करियर से जोड़ते हुए, नवांशा को आपके रिश्तों से जोड़ते हुए, नवांशा को आपकी जिंदगी के और दूसरे पहलुओं से भी जोड़ते हुए, और ये कि आप जिंदगी के इन बारीक तत्वों को D9 चार्ट के जरिए कैसे देखते हैं, मगर इसे लग्न चार्ट D1 के भावों या ग्रहों की पूरक स्थिति से जोड़ते हुए। और मैंने लगभग बहुत सारे वीडियो में ये जोर देकर कहा है कि आप न तो D1 को अलग देखें और न D9 को अलग देखें। आप कुछ हद तक D1 को अलग भी देख सकते हैं, मगर आपको उन घटनाओं, उन प्रकटीकरणों की पुष्टि D9 के जरिए करनी होती है। मगर आपको इसे D1 चार्ट यानी लग्न चार्ट के साथ मिलाकर ही देखना है। तो विभिन्न भावचित्रों की कड़ी में हमने पिछले एक वीडियो में बात की थी कि विभिन्न भावचित्रों को कैसे देखा जाना चाहिए, लग्न कितना महत्वपूर्ण है, लग्नेश कितना महत्वपूर्ण है, और भावचित्रों के अलग अलग भाव उस विशेष चार्ट के अलग अलग प्रकटीकरण दिखाते हैं। तो आज मैं बहुत सारे लोगों के अनुरोध पर चतुरांश या चतुर्थांश पर एक वीडियो बात करने वाला हूं। आप जो नाम दें, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम हैं, और हम चतुरांश यानी D4 चार्ट पर एक वीडियो करेंगे। अब जब हम D4 चार्ट की बात करते हैं तो हम जिंदगी के 3-4 पहलुओं के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं माता की, माता से मिलने वाली खुशी की, माता से मिलने वाले पोषण की, या बहुत अस्पष्ट रूप से कहें तो सामान्य पोषण की। हम माता की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पहला पोषण, पहला सहारा जो हमें मिलता है वो माता से मिलता है। मगर जब हम सामान्य पोषण की बात करते हैं तो हम जिंदगी के उन सभी पहलुओं की भी बात करते हैं जो हमें पोषित करते हैं, जो हमें खुशी देते हैं। और सबसे बड़ा पोषण कम से कम आज के जमाने में पैसा, प्रॉपर्टी और संपत्ति के बारे में है। तो अगर आपके बैंक में पैसा है मगर आप संपत्ति नहीं बना पाते, मिसाल के तौर पर मकान नहीं बनाते, गाड़ियां नहीं खरीदते, गहने नहीं खरीदते, तो फिर मतलब क्या? तो D4 चार्ट या चतुरांश चार्ट उन संपत्तियों के बारे में अधिक है जो आपने खरीदी हैं, जिनका आप उपयोग कर रहे हैं, जो आपके किसी काम आ रही हैं, या कम से कम आप उसे संपत्ति या धन दौलत के रूप में रखे हुए हैं। और कुछ हद तक आप इसे बैंक की बचत से भी जोड़ सकते हैं, मगर ये ठोस लाभों और ठोस संपत्तियों के बारे में अधिक है। तो चलिए चतुरांश चार्ट के अलग अलग भावों को समझने में कूदते हैं और ये धन दौलत और खुशी की प्राप्ति के लिए क्या मायने रखते हैं। तो आइए जानें कि चतुरांश चार्ट में हर भाव का क्या मतलब है। अब पहला भाव ये बताता है कि आप उस चार्ट की स्थिति से कैसे जुड़ते हैं, वो स्थिति या वो प्राप्ति जिसके लिए वह भावचित्र डिविजनल चार्ट बना है। तो यहाँ क्योंकि हम चतुरांश की बात कर रहे हैं, यहाँ हम जमीन, जायदाद या संपत्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात होती है कि क्या व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर फोकस करता है, जो धन दौलत से भी जुड़ा है और सिर्फ संपत्ति या जायदाद से नहीं। तो अगर पहला भाव मजबूत है और अगर पहले भाव में उस भावचित्र का लग्नेश, लग्ना लॉर्ड स्थित हो, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का फोकस अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर है, जो धन या जमीनी संपत्ति से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये चतुरांश चार्ट है। अब अगर दूसरे भाव में ताकत है, मजबूत गरिमा है, तो व्यक्ति बहुत सारी संचित दौलत बना सकता है, जिसे दूसरा भाव दिखाता है। ये संचित दौलत से बचत भी है और उसके जरिए आप संपत्ति बना रहे हैं और संपत्ति खरीद रहे हैं। ये भी दिखा सकता है कि क्या व्यक्ति को धन दौलत से भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है या नहीं, या क्या संपत्ति से कोई वंश परंपरा जुड़ी है या नहीं। तीसरा भाव ये बताता है कि आप धन कमाने के लिए कितनी मेहनत और हिम्मत लगाने को तैयार हैं, और आप धन के लिए कितना काम करने को तैयार हैं, और क्या आपको धन कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी है या कम, और आपको अपना धन लाने के लिए कितनी हिम्मत रखनी होगी, और ये भी कि आपको अपनी जमीनी संपत्ति या संपत्तियां किस माध्यम से मिल सकती हैं।
अब चौथा भाव उन सभी प्रकार की संपत्तियों पर फोकस करता है जो ठोस संपत्तियां हैं, अधिक ध्यान जायदाद, जमीनी संपत्ति और संपत्तियों पर। तो अगर चौथा भाव मजबूत है तो आपको जितनी संपत्तियां मिल सकती हैं उनका बड़ा दायरा है, किस तरह की संपत्तियां मिल सकती हैं। तो चौथा भाव ये तय करता है कि किस तरह की संपत्ति आपको मिल सकती है और उस संपत्ति की कितनी इकाइयां आपको, ये भी तय कर सकता है कि आपके पास मकान है या असली जमीन या मकानों के प्रकार भी, इस आधार पर कि चौथे भाव में कौन सा ग्रह जाता है। पांचवा भाव आपके पूर्व पुण्य का भाव है। तो ये विरासत या पिता से जुड़ी संपत्ति से जुड़ा पैसा या पिता की वंश परंपरा या पिता से दिया गया या पिता से जुड़ा या पिता के साथ काम करना, शायद अपनी जमीनी संपत्ति बनाना या संपत्तियां बनाना, ये सब दिखाता है। तो ये राशि द्वारा आपको दिया गया आशीर्वाद है। क्या आप दौलत इकट्ठी कर पाते हैं और जमीनी दौलत भी पाते हैं? और क्या ये वो तरह की दौलत या संपत्ति है जो आपको पसंद है, जो आप चाहते हैं? और आपको जिस तरह की दौलत मिलती है वो चौथे भाव से देखी जाएगी, मगर क्या आपको वो तरह की दौलत या संपत्ति मिल रही है जो आप वास्तव में चाहते हैं, वो पांचवें भाव से देखी जाएगी। तो ये राशि की तरफ से दिया गया आशीर्वाद है, राशि की तरफ से दिया गया वरदान। अब छठा भाव निश्चित रूप से चतुरांश या चतुर्थांश के लिए या संपत्ति बनाने के लिए एक चुनौतीपूर्ण भाव है। अगर इसमें अधिक ग्रह जाते हैं, खासकर लग्नेश, तो ये दिखाता है कि आपकी जिंदगी में आपको दौलत के लिए जंग लड़नी होगी। आपको प्रतिस्पर्धा पर काबू पाने, ईर्ष्या पर काबू पाने, लालच पर काबू पाने, शायद अपने रिश्तेदारों से भी ध्यान देना होगा ताकि संपत्ति बना सकें, दौलत बना सकें। तो ये निश्चित रूप से अच्छा भाव नहीं है अगर इसमें अधिक ग्रह जाते हैं, अधिक शुभ ग्रह जाते हैं। चतुरांश का लग्नेश इसमें जाता है। सातवां भाव ये बताता है कि आप दूसरों के साथ या दूसरों के लिए कितनी दौलत बनाते हैं या संपत्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप दूसरों के लिए मकान बना रहे हैं या आप रियल एस्टेट में हैं, जैसे जमीन खरीदना या निर्माण उद्योग में, या दूसरों के साथ या दूसरों के लिए संपत्तियां बनाना जो रियल एस्टेट उद्योग है, तो उस तरह की दौलत जो आप हासिल करते हैं वो सातवें भाव से देखी जाती है। ये भी है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, क्या वे आपको जमींदार के रूप में देखते हैं, क्या वे आपको रियल एस्टेट के बड़े नाम के रूप में देखते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे रियल एस्टेट के बड़े नाम के रूप में जानते हैं, हम सब ट्रंप प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। आठवां भाव स्वयं संपत्ति की आयु है। क्या संपत्ति आपके पास लंबे समय तक रहेगी या आपको उसे छोड़ना होगा, या आप संपत्ति से अलग हो सकते हैं। अगर ये अच्छी ताकत में है, अच्छी गरिमा में है, तो ये विरासत में मिली संपत्ति भी दिखाता है। ये संपत्ति से होने वाले दीर्घकालिक नुकसान भी दिखा सकता है। अगर ये भाव अधिक ग्रहों वाला है, लग्नेश इसमें जाता है या शुभ ग्रह जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको संपत्ति से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए बहुत सारी चुनौतियों से पार पाना होगा। नौवां भाव वो भाव है जहां आप धर्म से जुड़ी संपत्ति दे सकते हैं, अपने धर्म से जुड़ी, कर्तव्य से जुड़ी या शिक्षा से भी जुड़ी। तो आप या तो इनके माध्यम से संपत्ति बनाते हैं या आपको इनसे जुड़ी संपत्ति मिलती है। मिसाल के तौर पर, धर्म या कर्तव्य से जुड़ी संपत्ति बनाना, या आपके पेशे से जुड़ी, या अपने मकान के अंदर कोई मंदिर या धार्मिक स्थान रखना, या ऐसे कारणों को संपत्ति देना जो इनसे जुड़े हैं। ये उच्च शिक्षा, उच्च योग्यता के माध्यम से संपत्ति भी है, शायद आपकी वंश परंपरा से जुड़ी, आपके माता पिता से जुड़ी, आपके पूर्वजों के भाव से जुड़ी। 10वां भाव वो भाव जहां अगर अच्छी गरिमा में हो तो आपके करियर के माध्यम से अर्जित धन, बनाई गई संपत्तियां दिखाता है। हालांकि ये आपको आपके जन्मस्थान से दूर भी ले जा सकता है, और ये भी है कि आप कितना कर्म करते हैं और वो आपको अधिक संपत्ति दिलाता है। तो आपका सीधा कर्म या कर्मिक ऋण या कर्मिक जो आपके 10वें भाव से जुड़ा है। 11वां भाव दिखाता है कि आप कितनी संपत्ति बनाते हैं या संपत्तियां बनाते हैं, या पैसा बनाते हैं, या दौलत बनाते हैं, या खुशी भी पाते हैं।
अपने सामाजिक संबंधों के माध्यम से, शायद अपने दोस्तों के माध्यम से, शायद अपने सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से, और ये भी कि क्या आप बड़े कारणों से जुड़ी संपत्ति बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग बड़ी संपत्ति बनाते हैं और फिर उसे फाउंडेशनों के लिए दे देते हैं, कुछ एनजीओ से जुड़ी दे देते हैं, या किसी धार्मिक संस्थान के लिए या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, या शायद जलवायु परिवर्तन के लिए संपत्ति बनाते हैं, तो कुछ बड़े कारणों से जुड़ा जिसे आप जोड़ सकते हैं। ये भी दिखाता है कि आप समाज से पैसा ले रहे हैं और अपनी दौलत बना रहे हैं, शायद कर्ज या ऋण में भी जा रहे हैं, खासकर अगर 11वें भाव में अमित्र ग्रह हो रहे हैं। 12वां भाव दिखाता है कि आप बहुत सारा पैसा बर्बाद कर सकते हैं, अपनी संपत्ति या संपत्तियां भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उड़ा सकते हैं। कभी कभी आपके पास बहुत सारी संचित दौलत हो सकती है जिसे आप अपने सपनों का मकान बनाने में लगा देते हैं। कभी कभी ये आपकी अतार्किक इच्छाएं भी हो सकती हैं, जैसे माइकल जैक्सन ने अपना नेवरलैंड बनाया, या अपनी वासनाओं या वासनात्मक खर्चों पर बहुत सारा पैसा लगाना जो आपकी इच्छाओं और चाहतों से जुड़ा है, और कभी कभी आप वहां बहुत दौलत गवा देते हैं। कभी कभी आप बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी दूसरी सारी संपत्तियां बेच सकते हैं, सिर्फ एक ऐसी संपत्ति बनाने के लिए जो उनका सपनों का मकान है, और आपको उस तरह की संपत्ति पर पैसा लुटाना और उड़ाना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह पैसा उड़ाते हैं तो ये आपके मकान के बाहर हो सकता है, ऐसी जगहों पर जाना जहां से पैसा वापस नहीं आता, जुआ, वेश्यालय जाना, बार, स्ट्रिप बार या पोकर की जगहों पर जाना, या अगर ये अच्छी गरिमा में है तो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर, यहाँ तक कि विदेशी भूमि में भी संपत्ति बनाना। अब जितनी संपत्तियां आप बना सकते हैं वो भी उतने शुभ ग्रहों पर निर्भर है जो चतुरांश के चौथे भाव में जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर चौथे भाव में अधिक शुभ ग्रह किसी मैत्री स्थान या मैत्री राशि में जाते हैं तो उतनी संपत्तियां आपके पास हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर चौथा भाव कर्क राशि का है और आपके पास चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों कर्क राशि के मित्र हैं तो आप 3 संपत्तियां बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पास एक साथ 3 संपत्तियां हैं, या आप उन्हें रखते हैं, या आप अपनी जिंदगी में 3 संपत्तियां खरीदते और बेचते हैं, या आप अपनी जिंदगी में 3 अच्छी संपत्तियों में रहते हैं और वो नहीं जिनमें रहने को आप मजबूर हैं और आप मजा नहीं ले रहे। शुभ ग्रहों का मतलब है कि आप संपत्ति का आनंद लेते हैं, आपको संपत्ति पसंद है, आपके पास संपत्ति है, या आप संपत्ति के मालिक हैं और बेचते हैं, या आप किसी भी समय संपत्ति अपने पास रखते हैं। अगर वहां अशुभ ग्रह हैं तो ये दिखाता है कि आप संपत्ति को लंबे समय तक नहीं रख पाते, या आप संपत्ति खरीदते और बेचते हैं। और ये चतुरांश में भी जा सकता है, शायद किसी शुभ ग्रह की दशा में संपत्ति अर्जित करना जो चतुरांश में स्थित है, मगर संपत्ति पाने में चुनौतियां, संपत्ति रखने में, खरीदने में, या उस समय दौलत या संपत्ति अर्जित करने में, ये किसी व्यक्तिगत ग्रह की दशा या किसी शुभ ग्रह की दशा से जुड़ा हो सकता है जो या तो चतुरांश में स्थित है या दृष्टि डाल रहा है। अब चतुरांश में जाने वाले ग्रह का प्रकार भी आपको उस संपत्ति के बारे में बहुत कुछ बताएगा जो आपके पास हो सकती है। अगर सूर्य चतुरांश के चौथे भाव या लग्न में जाता है और अच्छी गरिमा में है तो इसका मतलब है कि आप किसी शाही संपत्ति या भव्य संपत्ति, बड़ी संपत्ति में रह सकते हैं। कभी कभी ये संपत्तियां किसी जिम्मेदारी से भी जुड़ी हो सकती हैं, यानी आप किसी निश्चित स्थान पर काम कर रहे हैं और वो काम की जगह आपको आपके नेतृत्व की वजह से आपको रहने के लिए मकान देती है। बहुत सारे संगठन अपने एमडीज, चेयरमैन को भी रहने के लिए मकान देते हैं। तो ये सरकारी तौर पर दी गई संपत्ति भी हो सकती है, या वो संपत्ति जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी या सरकारी जिम्मेदारियों की वजह से रहते हैं। अगर ये चंद्रमा है तो ये दिखाता है कि आपके मकान के आसपास कोई जलाशय हो सकता है, आपके मकान में स्विमिंग पूल हो सकता है, ये बहुत ही शानदार मकान हो सकता है। किसी भी सूरत में ये बहुत पोषक होगा।
और ये आपको एक मजबूत भावनात्मक बंधन से भी जोड़ सकता है। उस मकान से बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव होगा और आप दुनियावी स्तर पर, भौतिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर भी बहुत पोषित महसूस करेंगे। अगर ये मंगल है जो चौथे भाव, हाँ, हम खास तौर पर चतुरांश के चौथे भाव या लग्न की बात कर रहे हैं, में जाता है, तो यहाँ आप बड़े मकानों में रह सकते हैं, मगर वो बहुत सुरक्षित मकान होते हैं। बड़े गेट, बिजली की बाड़, बड़ी सुरक्षा, गेटेड कम्युनिटी या रियल एस्टेट से जुड़े और जमीन खरीदकर उस पर मकान बनाना, न कि फ्लैट में रहना। अगर ये बुध है तो ये आपकी नियोजित संपत्तियों के प्रति बहुत व्यावहारिक होने के बारे में है। अगर आपको लगता है कि आप एक समय में 2 संपत्तियां नहीं रख पाएंगे, तो आप एक संपत्ति खरीद सकते हैं और कुछ और पैसा दूसरी वितरित दौलत में रख सकते हैं, कुछ कलाकृतियों में, कुछ गहनों में, कुछ शेयर बाजार में। तो आप अपनी दौलत बांट लेंगे और आपका मकान बहुत व्यावहारिक मकान होगा। शायद आपके काम से भी जुड़ा आपके मकान का कुछ हिस्सा, शायद होम ऑफिस। मिसाल के तौर पर मकान की ऊर्जा बहुत जीवंत होगी, बहुत रंगीन भी होगी, इसका एक बहुत सुंदर आधुनिक दृष्टिकोण भी होगा। अगर ये शुक्र है तो निश्चित रूप से ये बहुत शानदार मकान होगा। ये भव्य मकान भी हो सकता है, मगर आप पाएंगे कि ऐसे मकान में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, मनोरंजन से जुड़ा या पोषण या खाने से जुड़ा। तो वो सभी चीजें जो आपको पोषित करती हैं, आपकी वैवाहिक इच्छाओं से भी। तो बेडरूम बहुत महत्वपूर्ण होगा। बेडरूम वो होगा जो आपके ध्यान का केंद्र होगा, अच्छी तरह से सजाया भी जाएगा। आप रंगों पर ध्यान देंगे, दीवारों पर पेंटिंग्स पर ध्यान देंगे इत्यादि, और इसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी, इसमें हर तरह के उपकरण होंगे जो आपको एक बहुत शानदार, बहुत पोषित जिंदगी देते हैं। अगर ये बृहस्पति है तो आपके मकान का कुछ हिस्सा आध्यात्मिक दिशा में होगा, या तो कोई मंदिर या ध्यान की जगह। इसमें बड़ी खुली जगहें हो सकती हैं, बड़ी बालकनियां हो सकती हैं, बेडरूम और रसोई भी बड़े हो सकते हैं, और वहां कुछ सामग्री होगी जो प्रकृति से जुड़ी है। मिसाल के तौर पर आपके पास पैनल वाले फर्श या दीवारें या लकड़ी की सीढ़ियां या छत में चिमनी इत्यादि हो सकती हैं। अगर ये शनि है तो कुछ पारंपरिक जुड़ाव होगा, या तो ये पुराना दिखने वाला, इतना शानदार न दिखने वाला न्यूनतम मकान हो सकता है, जैसे ईंटों की बनी संरचना या पत्थर की दीवारें। ये विरासत में मिली संपत्ति भी हो सकती है जो आपके पास है, मगर कुछ पारंपरिक जुड़ाव होगा, कुछ पुराना जुड़ाव, इतना शानदार न दिखने वाला मकान भले ही बड़ा हो। अगर ये राहु है तो मकान के किसी हिस्से में सीढ़ियां हो सकती हैं। ये साझा संपत्ति हो सकती है। आपके मकान में कुछ असामान्य लोग रह सकते हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग। आप ऐसे इलाके में भी रह सकते हैं जो आपकी पैदाइश या आपके बड़े होने से बहुत अलग होगा। हो सकता है आप अपने पड़ोसियों से जुड़ाव न कर पाए, या आपके मकान में दूसरे लोग भी रह सकते हैं जो आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर ये केतु है तो या तो ये बहुत छोटा मकान हो सकता है, बड़ा मकान भी हो सकता है, मगर न तो कोई भावनात्मक जुड़ाव है संपत्ति से और न ही भौतिक जुड़ा। आपने संपत्ति इसलिए खरीदी क्योंकि आपको लगा कि ये अच्छा सौदा है, या आपने खरीदा, या आपको संपत्ति विरासत में मिली, मगर संपत्ति से आपका कोई जुड़ाव नहीं है, या तो कुछ बनाने के लिए जो आपकी इच्छा या चाहत है, या कोई भौतिक जुड़ाव नहीं है। आपको संपत्ति पसंद है, आप उसे बनाते हैं, आप मकान सजा सकते हैं, मगर आप उस संपत्ति से भावनात्मक स्तर पर इतने जुड़े और उत्सुक नहीं हैं। तो आपके लिए संपत्ति से दूर हटना और शायद दूसरी बनाना आसान है, और उसे लंबे समय तक रखने की बहुत इच्छा नहीं होती। ये वो संपत्ति भी हो सकती है जो आपके अपने नाम पर नहीं खरीदी गई, आप उसे अपने। अब मैं आपको जल्दी से एक उदाहरण लेकर चलता हूँ। ये व्यक्ति एक महिला है और वो रियल एस्टेट उद्योग में काम करती है, जो आसानी से उसके चौथे भाव से देखा जा सकता है। चौथा भाव धनु राशि का है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति 10वें भाव में जा रहा है, मंगल के साथ स्थित है।
मंगल संपत्ति का कारक कैरका है, तो वो व्यक्ति है जो संपत्ति के निर्माण में सलाह देती है। और क्योंकि बुध लग्नेश है और बुध 10वां भावेश भी है जो योजना व्यावहारिकता पर आधारित है और मंगल निर्माण पर, तो वो एक ऐसी व्यक्ति है जिसका करियर आर्किटेक्ट का है और वो दूसरों के लिए संपत्तियां बनाती है और उससे लाभ कमाती है और आखिरकार अपनी खुद की संपत्तियां बनाती है। ये नवांश नवंसा से भी पुष्ट होता है जहां उसका चौथा भाव चंद्रमा से शासित है और चंद्रमा एक मैत्री राशि में 12वें भाव में स्थित है, जिसका मतलब है कि वो संपत्ति तो बनाएगी मगर वो अपने जन्म स्थान से बहुत दूर होगी। और इसका फिर से बहुत मजबूत बृहस्पति जुड़ाव है क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति की राशि में गया है और बृहस्पति 7वें भाव में केतु के साथ जाता है, जिसका मतलब है कि उसे पति से, अपने वैवाहिक रिश्ते से संपत्ति नहीं मिलेगी। और केतु और बृहस्पति का 7वें भाव में यहाँ होना मतलब है कि उसे विवाहित जीवन से पति से कोई संपत्ति नहीं मिलती। मगर क्योंकि लग्न चार्ट में बृहस्पति आर्किटेक्ट है और बृहस्पति का तुला राशि जो गृहस्थ जीवन का भाव है में जाना दिखाता है कि वो दूसरों के लिए मकान बनाएगी, एक ऐसे करियर से जुड़ी जहां वे अपना गृहस्थ जीवन स्थापित करते हैं, यानी वो दूसरों के लिए आवासीय मकान बनाएगी। अब जब आप इन दोनों को उसके चतुरांश से जोड़ते हैं तो देखें कि ये क्या कहता है। अब ये उसका चतुर्थांश चार्ट है और फिर से हम एक बहुत मजबूत बृहस्पति जुड़ाव देखते हैं क्योंकि फिर से बृहस्पति और केतु 7वें भाव में हैं, ठीक नवांश की तरह। यहाँ संपत्ति का कारक कैरका और 12वें भाव का स्वामी मंगल मीन राशि में गया है, फिर से बृहस्पति की शासित और चौथे भाव में। तो 12वां भावेश चौथे भाव में बृहस्पति की शासित राशि में जाना मतलब है कि वो अपनी संपत्ति रियल एस्टेट से जुड़ी बनाएगी मगर अपने जन्म स्थान से बहुत दूर, और वो जमीन भी रख सकती है क्योंकि मंगल जमीन और निर्मित संपत्तियों से भी जुड़ा है। और फिर से बृहस्पति और केतु 7वें भाव में, मतलब उसे पति के माध्यम से संपत्ति या संपत्ति नहीं मिलेगी। मगर चतुरांश में चंद्रमा और राहु का लग्न में जाना मतलब है कि वो बहुत शानदार मकान बनाएगी, उसका मकान से बहुत गहरा भावनात्मक जुड़ाव होगा और मकान के बारे में कुछ असामान्य होगा। मकान की संरचना, मकान का आकार, तो वो एक संपत्ति खरीदती है, उस संपत्ति का एक हिस्सा तोड़ती है और निर्माण करती है और उसे आसपास से अलग बनाती है जिसमें उसके मकान हैं। और क्योंकि मंगल चौथे भाव में है, उसके पास निर्मित संपत्ति भी है और जमीन भी है। तो दोस्तों, अपने अलग अलग भावचित्रों को समझें और निश्चित रूप से अपने चतुरांश को बेहतर समझें, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपको किस तरह की संपत्ति मिल रही है, किस तरह की संपत्तियां बना रहे हैं, किस तरह की दौलत अर्जित कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने चतुरांश में झांककर समझें। पहले, चतुरांश के 12 भाव, उन भावों में कौन से ग्रह स्थित हैं, क्या वे शुभ ग्रह हैं या अमित्र ग्रह। संबंधित राशियों की गरिमा देखें, उन भावों पर किन ग्रहों की दृष्टि है, उन भावों पर कौन से दोष या योग बन रहे हैं। और चतुरांश में दुष्टान भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कौन सा ग्रह किस भाव में जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर ग्रह का लग्न में जाना, ग्रह का चौथे भाव में जाना, चतुरांश में ग्रहों का दुष्टान भावों में जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये एक हिस्सा है। चतुरांश पर एक और हिस्से के साथ आगे आऊंगा जहां मैं आपको चतुरांश से जुड़े और उदाहरण दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक भावचित्र है जिसके लिए अधिक समझ, गहन समझ की आवश्यकता है। चतुरांश की सही समझ आपको इस बेहतर समझ तक नहीं ले जाएगी कि संपत्ति कहाँ से मिलेगी, किस तरह की संपत्ति मिल सकती है, चाहे वो शानदार हो या न शानदार हो, किन माध्यमों से मिलेगी, क्या आप उसे रख पाएंगे, क्या नुकसान होंगे। और मेरे चतुरांश के दूसरे भाग की प्रतीक्षा करें जहां हम और विस्तार से बात करेंगे कि चतुरांश का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से मुझसे संपर्क करें।
किसी और समय तक किसी और वीडियो में। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, धन्यवाद।